Hello everyone, welcome to this tutorial. So in this tutorial we are going to discuss few examples in which we will solve questions regarding Coulomb's law. इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे डिफरेंट फॉर डिफरेंट सोर्स चार्जेस जिसमें डिस्क्रीट भी होंगे और कंटिन्यूस भी होंगे. तो जस्ट टू रिमाइंड आवरसेल्फ कि कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं. तो वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिंगल चार्ज इज इक्वल टू 1/4π जो कि कांस्टेंट है. और जिस चार्ज की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है Q, और उसका जो डिस्टेंस है जिस पे जहाँ तक हमने फील्ड फाइंड करनी है, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज r² r एंड नीचे r² आएगा और ऊपर यूनिट वेक्टर आएगा. ठीक. सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिंगल चार्ज. और हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पता है, अगर फॉर इंस्टेंस ये सिंगल चार्ज हो, पॉइंट चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन जो अभी हमने लिखी है. इसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है. और लेट्स सपोज एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3. तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करेंगे. फॉर इंस्टेंस इस पॉइंट पे आपने फील्ड फाइंड करनी है. सो इन दिस केस द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी फाउंड यूजिंग superposition principle. So electric field total, let's call this total, is basically sum of electric field of all charges. तो जो सिंगल चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐड करोगे, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ बेसिकली 1/4π इंटीग्रेशन नहीं आएगी, सम आएगा. सम फ्रॉम लेट्स से n चार्जेस हैं तो i इज इक्वल टू 1 to n, और जो चार्ज qi डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है ri², और हर चार्ज का यूनिट वेक्टर आएगा उस पॉइंट तक जहाँ तक हमने फील्ड फाइंड करनी है. जैसे इस केस में ये वेक्टर आएगा. ठीक. अच्छा, अब अगर हमारे पास ऐसा केस है कि कंटिन्यूस चार्जेस हैं, यानी एक सॉलिड बॉडी है और उसमें जो चार्जेस पड़े हुए हैं, तो नाउ इट्स अ कंटिन्यूस, इट्स अ केस ऑफ कंटिन्यूस चार्जेस जिसमें चार्ज डेंसिटी गिवन होगी. तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन फाउंड यूजिंग not once again we will use superposition, but in this case बिकॉज कंटिन्यूस है तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी. इंटीग्रेशन और इसका डिफरेंशियल dq होगा. रेस्ट रिमेन्स द सेम. हमारे पास जो डिस्टेंस है नॉट दिस टाइम इट शुड नॉट बी i बिकॉज कंटिन्यूस है, तो ये r² और ये यूनिट वेक्टर r हो जाएगा. सो दिस इज़ फॉर अ सिंगल चार्ज. सिंगल के लिए ये अगर मल्टीपल चार्जेस हों फॉर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस, और ये कंटिन्यूस बॉडी के लिए राइट, फॉर कंटिन्यूस. और जस्ट टू रिमाइंड आवरसेल्फ कि जब कंटिन्यूस केस होगा तो हम 3 केस हो सकते हैं जिसमें चार्ज डेंसिटी गिवन होगी. लैम्डा लाइन के लिए, सिग्मा सरफेस के लिए हम डिनोट करते हैं रो वॉल्यूम के लिए. तो लैम्डा जो होगी लाइन चार्ज डेंसिटी, इट विल बी इक्वल टू dq बाय सिंगल लेंथ dl, और सिग्मा में dq बाय ds, ds या dA वट एवर यू वांट टू राइट. यहाँ लेंथ आएगी या एरिया आएगा, और वॉल्यूम के केस में dq बाय dv लिखेंगे. तो इस यहाँ से dq हम रिप्लेस कर सकते हैं फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वॉल्यूम. तो dq इज इक्वल टू रो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो dv, एंड रेस्ट रिमेन्स द सेम. ये r² r यूनिट वेक्टर. So this is in the electric field for continuous charges in form of charge density लिखा हुआ है. ये चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिखा हुआ है.
तो हम वो क्वेश्चन, हमें इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वी विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस for multiple charges as well as for continuous charges. So if you already feel comfortable how you can find electric field for different scenarios, you can skip and try to solve other questions. But if you feel like you need some practice, you can I have listed a few questions you can solve. So let's try to solve this first question. You can pause the video and try to solve by yourself, और फिर हम इसको मिलके solve करते हैं. So let's read the question. So question states, find the electric field, both magnitude and direction, at z distance above the midpoint between two equal charges q a d distance apart. So इस तरह का scenario है कि let's draw x-axis. So let's suppose this is the x-axis और यहाँ पे दो charges हैं. Let's say ये charge 1 है and both charges have same charge, so ये q है और इसको भी मैं q बोल देता हूँ, right? So q है. So both charges have equal magnitude and they are d distance apart. So the distance between these two charges are d. ओके, व्हाट एल्स? तो इसके अलावा हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है z डिस्टेंस अबव द मिड पॉइंट. सो मिड पॉइंट फॉर इंस्टेंस दिस इज द मिड पॉइंट. इससे हमें ऊपर जाना है z डिस्टेंस. सो लेट मी यूज, सो मिड पॉइंट, ओके, सो लेट मी ड्रॉ इट अगेन. So this is the midpoint. Alright, straight line है और हमें somewhere like here maybe ये point P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. ओके, तो अब जो मैं कहता हूँ, ये जो दोनों का डिस्टेंस, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस r, और ये भी r होगा बिकॉज दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं. तो x एक्सिस पे इफ़ यू सी, ये अगर टोटल डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस d/2 होगा बिकॉज दे आर इक्वली डिस्टेंस अपार्ट, और ये मिड पॉइंट है तो ये d/2 हो गया. व्हाट एल्स? सो दिस एंगल इज 90, तो ये भी 90 है. एंड लेट्स कॉल व्हाट दिस एंगल अल्फा. ठीक है, तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है बिकॉज वी हैव टू चार्जेस. तो हम और ये एंगल भी अल्फा है. सो बिकॉज वी हैव टू चार्जेस, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. लेट्स कॉल दिस राइट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड. इस साइड को 1 बोल देते हैं राइट साइड को, और इस साइड को 2 बोल देते हैं. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो होगी E विल बी इक्वल टू E1 फर्स्ट चार्ज की वजह से प्लस E2. ठीक है जी, सेकंड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब फर्स्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नाउ यू कैन सी बिकॉज ये जो डायरेक्शन है दिस इज z एक्सिस, तो ये चार्ज इस पॉइंट पे जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं. तो ये मैं पॉइंट यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करता हूँ. तो लेट्स ड्रॉ दिस पॉइंट अगेन. ये z एक्सिस है, सो दिस इज z एक्सिस, और ये r वेक्टर है जो इस चार्ज से है. सो दिस इज द r वेक्टर. लेट मी ड्रॉ दिस r वेक्टर अगेन. ठीक है जी, सो दिस इज r वेक्टर, और ये एंगल अल्फा है, और दिस इज आर हॉरिजॉन्टल एक्सिस ब्लैक कलर में जो है. सो ब्लैक में x है और ये z एक्सिस है. तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू दिस चार्ज, उसके दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं. सो लेट्स ड्रॉ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज मुझे इसको इरेज करके लेट्स ड्रॉ इट अगेन. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स कॉल दिस E1,
अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे. आई कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन दिस एक्सिस, तो ये परपेंडिकुलर होगा. एंड यू कैन सी, अगर मैं इसको थिकनेस कम करूं, यू कैन सी ये एंगल अल्फा है, तो दिस एंगल विल आल्सो बी अल्फा. ठीक है जी. तो अब ये जो रेड कलर का मैंने E1 वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, तो लेट मी ड्रॉ, राइट इट हियर. E1, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे. ये एक ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, लेट्स कॉल दैट कंपोनेंट E1. और ये होगा, बिकॉज ये 90 डिग्री है और ये रेफरेंस एंगल है, तो हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री और रेफरेंस एंगल के साथ बेस होती है, तो बेस आएगा कोसाइन, लेट मी राइट कोसाइन अल्फा. तो यहाँ पे आएगा कोसाइन अल्फा. ओके, कोसाइन अल्फा. ठीक. तो वर्टिकल कंपोनेंट अगर कोसाइन अल्फा है, जी एक्सिस इधर लिख लेते हैं, तो जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन ये है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन जो है इस तरफ होगी अकॉर्डिंग टू हेड एंड टेल रूल. फर्स्ट वेक्टर ये सेकंड और ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ये होगा E1 साइन अल्फा. ठीक है जी, साइन अल्फा. तो E1 के हमने दो कंपोनेंट्स कर लिए. एक E1 कॉस अल्फा जो z डायरेक्शन में है, और एक E1 साइन अल्फा जो माइनस x डायरेक्शन में है. तो E1 वेक्टर according to the diagram, E1 vector will be equal to E1 magnitude cosine, let me erase this, cosine angle alpha. और ये किस डायरेक्शन में है, ये z डायरेक्शन में. तो लेट मी कॉल दिस इन डायरेक्शन ऑफ z प्लस, और इसके लिए E1 मैग्नीट्यूड, और दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो x E1 साइन अल्फा, और जो इसकी डायरेक्शन है वो ax. अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो ये माइनस में है, तो यहाँ पे फिर माइनस साइन आ जाएगा, बिकॉज ये वाला साइन वाला कंपोनेंट माइनस में है. ठीक है जी. तो E1 वेक्टर आ गया. अगर हम E2 वेक्टर लिखें फिर दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा. ठीक. एंड जस्ट टू रिमाइंड आवरसेल्फ, जो E1 मैग्नीट्यूड है हम यहाँ पे लिख लेते हैं. E1 मैग्नीट्यूड वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है अकॉर्डिंग टू कूलम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू चार्ज, और जो डिस्टेंस है वो है r, तो r स्क्वायर. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ E1, राइट. ओके. तो अब हम देखते हैं कि ये जो लेफ्ट वाला चार्ज है ये कितनी फील्ड बना रहा है. तो लेट मी इरेज दिस. तो हम ये सारा इरेज करते हैं. ओके, मे बी आई नीडेड दीज थिंग्स, तो इसको इरेज नहीं करते. ओके, बल्कि मैं नीचे नहीं ड्राइंग बनाता हूँ. आई विल ट्राई टू डू दिस टाइम मोर क्विकली. तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है x, और ये हमारा z एक्सिस है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे चार्ज, लेफ्ट वाला चार्ज, ये वाला पॉइंट फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो ये वो r वेक्टर ऑरेंज कलर का. So this is the r vector. तो इस पॉइंट पे जो E2 फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी. तो चार्ज 2 इस डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है E2. आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो इस पे, इस डायरेक्शन में, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा एंगल.
एंड दिस एंगल इज अल्फा अकॉर्डिंग टू द फिगर, ये एंगल अल्फा है। अब E2 के कंपोनेंट्स हम बना लेते हैं, राइट। ये बेस बन गया, तो हमें पता है बेस जो है वो बेस कॉस के साथ आता है, तो E2 कॉस साथ अल्फा आएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये E2 का, ये कोसाइन अल्फा होगा, दूसरा कंपोनेंट ये इधर होगा अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन। ये फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड और रिजल्टेंट वेक्टर ये है। अब ये जो वेक्टर है ये आएगा E2, बिकॉज ये रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट है, तो अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल रूल्स ये E2 साइन अल्फा आएगा। ठीक है जी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ साइन आ रहा है, वर्टिकल के साथ कॉस आ रहा है, तो E2 वेक्टर हम लिखेंगे, E2 वेक्टर इज इक्वल टू E2 मैग्नीट्यूड और वर्टिकल कंपोनेंट को साइन अल्फा AZ, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और दिस टाइम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज पॉजिटिव प्लस E2 sin alpha AX, because this time this is in positive direction। सही है। तो टोटल फील्ड इन दोनों की एडिशन है, तो आई विल ऐड दीज टू वेक्टर्स E1 E2, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी एट पॉइंट P। अब देखें E1 और E2 क्या है। E1 तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो E2 की मैग्नीट्यूड क्या है। E2 की मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन। चार्ज सेम है बिकॉज E2 का भी, और एंड एज यू कैन सी फ्रॉम आवर ज्योमेट्री द डिस्टेंस इज ऑल्सो सेम, विच मीन्स E1 इज इक्वल टू E2, और सिंपली हम उसको E भी बोल सकते हैं। एंड इफ दिस इज द केस देन वी कैन सी दैट ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, एंड वी विल हैव, बिकॉज E1 इज इक्वल टू E2, तो हमारे पास 2 टाइम्स E, and let's call this E total, और साथ आएगा कोसाइन अल्फा, इसकी डायरेक्शन सी है। और इसमें अगर मैं कंप्लीटली लिखूं इसको 2/1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R। what is R? if you see R according to right angle triangle, जो R स्क्वायर होगा वो होगा Z स्क्वायर प्लस D/2 स्क्वायर, बिकॉज इसके नीचे R स्क्वायर आएगा, तो मैं लिखूंगा Z स्क्वायर प्लस D/2 स्क्वायर, सो D/2 स्क्वायर, और उसके ये R स्क्वायर आ गया। और कोसाइन अल्फा क्या होगा, कॉस इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें, ये रेफरेंस एंगल है, ये 90 है, तो कॉस अल्फा किसके इक्वल आएगा, कॉस आएगा Z/R, और R मुझे पता है वो इक्वल है, ये जो R डिस्टेंस इक्वल है वो है Z स्क्वायर, इसको मैं प्लस D/2 स्क्वायर, और साथ इसके स्क्वायर रूट आ जाएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द डायरेक्शन। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं इस दफ़ा, तो आई विल राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन, और आ रहा है QZ, तो Z को हम इससे लिख रहे हैं, तो QZ डिवाइडेड बाय Z स्क्वायर प्लस D/2 स्क्वायर रूट
और डायरेक्शन इसकी z डायरेक्शन में. So this is the final answer. This is the electric field due to two positive charges at a midpoint in between, जिसका distance c है. So this is how you can use superposition principle. अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हों तो क्या करेंगे, एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, दूसरे की फाइंड करेंगे, and so on, and then we will add these charges together because electric field एक vector quantity है तो addition vector addition होगी. So this is the only thing we need to understand. अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. इससे I will try to pause the video. Pause the video and try to solve by yourself. It is very similar to the previous question we have solved. इस केस में हमने क्या करना है, we want to find the electric field at distance c above the midpoint of a straight line segment of length 2l. इस केस में बस डिफरेंस ये है, for instance this is x-axis, so this is my x-axis, let's make it x. तो इसमें ये है कि हमारे पास फॉर इंस्टेंस एक लाइन है और लाइन ऑफ चार्ज, तो दिस इज लेट्स से आवर लाइन ऑफ चार्ज. ठीक है जी. और ये लाइन ऑफ चार्ज जो है इसकी लेंथ -l से +l है, यानी 2l इसकी लेंथ है. एंड midpoint, let's say this is the midpoint here, somewhere here, और z distance above यानी यहाँ पे चले जाएं. So let's draw z axis first. So let's suppose this is our z axis, and at some point p, so this is the point p. इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. एंड वन मोर थिंग, जो इस पे चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, जो लैम्डा है वो लैम्डा इज इक्वल टू वो है डी क्यू, बिकॉज इट्स अ लाइन चार्ज डेंसिटी, तो मैं लिखूंगा डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू बाई, एंड बिकॉज दिस इज इन एक्स डायरेक्शन तो डी क्यू बाई मैं डी एक्स लिख लूँगा. ठीक है जी. लेंथ इसकी एक्स है, तो ये लाइन चार्ज डेंसिटी गिवन है. तो सपोज अब हमने इसकी फील्ड फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे. द ट्रिक इज़ द सेम कि हम ये करेंगे, बिकॉज देयर इज़ अ सिमेट्री इन द प्रॉब्लम, तो हम ये कहेंगे कि कोई भी आप चार्ज सेगमेंट ले लो डी क्यू, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, अब ये जो इसका डिस्टेंस है, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस r. ठीक है. और फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज, जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया, तो हमें पता है कि देयर आर टू वेज टू एक्चुअली सॉल्व दिस. वन यूजिंग सिमेट्री, कि आप एक चार्ज इधर भी ले लो, बिल्कुल सेम. ठीक है जी. एंड देन यू से कि इस चार्ज का डिस्टेंस इस पॉइंट तक r है. ठीक है जी. सॉरी, ये r है. एंड देन यू सोल्व बाय सिमेट्री. बट मैं ये करता हूँ कि मैं इस केस में पूरा आई विल ट्राई टू सॉल्व द होल प्रॉब्लम, राइट. मैं इसमें ये करता हूँ कि एक तरफ ही चार लेते हैं, राइट. और जो एंगल है, लेट्स कॉल दैट एंगल, इस एंगल को मैं कोई नाम देना चाहता हूँ, तो लेट्स कॉल दिस एंगल अल्फा. ठीक है जी. तो इस चार्ज से अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं. एंड वी नो दैट द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 over, for continuous charge cases, 1 over 4 pi epsilon, और साथ क्या आएगा डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है, और साथ यूनिट वेक्टर आर आएगा. सो दिस इज द मेन इक्वेशन वी वांट टू सॉल्व.
अब हम ये करते हैं कि पहले लेबलिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस लेट्स कॉल दैट डिस्टेंस Z, और यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं x बोल देता हूँ। तो लेट r किसके इक्वल होगा, r स्क्वायर शुड बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, राइट। ये तो r स्क्वायर हो गया इस राइट एंगल ट्राइंगल से। ओके अब करना ये है कि इसमें r यूनिट वेक्टर भी चाहिए। r स्क्वायर तो मैंने निकाल लिया। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस इक्वेशन मुझे डी क्यू भी चाहिए। तो डी क्यू मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। तो डी क्यू जो है वो इक्वल है लैम्डा डी एक्स के। तो एक तो ये मैं सब्सिट्यूट करूँगा डी क्यू इंटीग्रल में, डी क्यू इज लैम्डा डी एक्स, और आर स्क्वायर ये सब्सिट्यूट करूँगा। लेकिन आर यूनिट वेक्टर अभी भी है, तो यूनिट वेक्टर आर किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, बिकॉज वी नो जो वेक्टर होता है वो मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। तो यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। और मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखी हुई है। तो ऑल वी नीड टू डू, आर यूनिट वेक्टर लिखना है तो वी नीड आर वेक्टर, ये वेक्टर चाहिए और नीचे उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है, मैग्नीट्यूड ये लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। तो ये आर है। अब आर वेक्टर किसके इक्वल है, तो ये वेक्टर किसके इक्वल है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एंड यू कैन सी व्हाट आर दोज टू कंपोनेंट्स। एक तो ये कंपोनेंट होगा इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन माइनस एक्स, और एक ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा इन दी पॉजिटिव जी डायरेक्शन। तो आर इस ग्रीन के दो कंपोनेंट्स होंगे ग्रीन वेक्टर के, तो मैं उसी कलर में बना देता हूँ। ओके तो इसके दो वेक्टर्स होंगे, एक माइनस एक्स में अकॉर्डिंग टू हेड एंड टेल रूल, और एक प्लस जी डायरेक्शन में। तो आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एक्स ए एक्स, यानी एक ये वेक्टर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और दूसरा इसका कंपोनेंट ये है, ये वाला जो पॉजिटिव जी डायरेक्शन में है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो जी है। तो मैग्नीट्यूड इज जी और इसकी जो डायरेक्शन है वो ए जी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने हाईलाइट की हैं ये वाले इक्वेशंस आप रिप्लेस कर दो इस इंटीग्रल इक्वेशन में 1 में, एंड देन वी विल सॉल्व फॉर ई। तो ऐसे ई का आंसर आ जाएगा। तो ई वेक्टर विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, डी क्यू की जगह मैं लिखूंगा लैम्डा डी एक्स, लैम्डा डी एक्स। एंड रिमेंबर इसके जो लिमिट्स हैं वो माइनस एल से प्लस एल हैं। And then I will divide by r magnitude square, which is x square plus z square. So x square plus z square और r unit vector which is this, जो कि minus x ax plus z az, और मैं इसको डिवाइड करूँगा इससे एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और ऊपर आएगा इसका स्क्वायर रूट। अब इसको करना ये है कि इंटीग्रेट कर देना है, बट डू रिमेंबर इसमें इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ मैं ब्रैकेट्स लिख लेता हूँ। तो ये टर्म इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है, इससे भी हो रही है, ठीक है। तो what I can do is जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, वन ओवर 4 पाई एप्सिलॉन,
और इसमें मैं लैम्डा कॉमन ले लेता हूँ सारे में से, तो आई विल टेक लैम्डा कॉमन और मैं ऐसे लिखता हूँ कि इसको इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल और पहले माइनस एक्स के साथ इंटीग्रेशन आएगी तो आई विल राइट माइनस एक्स डी एक्स और डिवाइड करें इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो ये 3/2 हो जाएगी पावर, तो एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और उसकी पावर होगी 3/2, इसकी पावर 3/2 होगी, ये एक टर्म आ गई एक्स वाली, तो और इस कंपोनेंट की डायरेक्शन है एक्स में, प्लस इंटीग्रल माइनस एल टू प्लस एल और अब ये z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, बिकॉज z इज कांस्टेंट वी कैन टेक इट आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, और इसके नीचे ऊपर dx आएगा और नीचे जो टर्म आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल पावर 3/2 और इस कंपोनेंट की जो डायरेक्शन है वो z में, ओके, ऑलराइट, सो वी विल डू दिस इंटीग्रेशन, आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो मैं इसमें ये करता हूँ कि आई विल इंटीग्रेट दिस इंटीग्रल, मैं ये करता हूँ कि इसको आपको हाउ कैन वी डू इंटीग्रेशन, तो मैं आपको इस इंटीग्रेशन को सेटअप करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको इंटीग्रेट करना है, राइट, इसमें माइनस भी में माइनस इधर ही रहने देते हैं और इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे, राइट। So the way we will integrate this, of course you can use Mathematica, but I am here sketching out the integration। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कौन सी करेंगे, we will see कि let's suppose this angle is theta, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है, ये u है, एंड लेट्स कॉल दैट a, तो ये जो होगा साइड ये होगी u स्क्वायर प्लस a square square root। तो if I do this substitution, we know कि इस ट्राइंगल में जो टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा इट इज इक्वल टू u बाय a, ठीक है जी, तो u किसके इक्वल होगा, u इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा होगा। अब एंड वी विल सी व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और डी यू किसके इक्वल होगा, डी यू इज इक्वल टू ए सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा, ऑलराइट। और इफ यू सी इन दिस ट्राइंगल आई कैन राइट कोसाइन थीटा फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ए डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। So seeing this triangle, I am writing all these identities which I'm going to use later, और okay, अगर मैं यहाँ से फाइंड करना चाहूँ व्हाट इज यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये इक्वल होगा, बिकॉज अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले जाऊँ कोसाइन थीटा नीचे आ जाएगा तो ए सेकंड थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस सब्स्टिट्यूशन फॉर इंटीग्रेशन, राइट। मैं यू स्क्वायर, मुझे यू स्क्वायर ए स्क्वायर चाहिए था, ये वाला वो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में निकाल लिया। देन आई नीड यू विच इज़ रिटन हियर, और इंटीग्रेशन के लिए डी यू भी चाहिए, तो आई नीड ऑल दीज थिंग्स टू इंटीग्रेट, तो वो मैंने यहाँ पे लिख रही हैं, ओके। अब इसका इस इंटीग्रल से क्या रिलेशन है जो मैंने लिखा है, सो दिस इंटीग्रल बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू
इज फॉलोइंग। इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं माइनस एल से ये प्लस एल है इंटीग्रल और एक्स डी एक्स, और इसके नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 3/2, ठीक है, जी स्क्वायर और इसकी पावर है 3/2। तो इसमें मैं ये करूँगा, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना ए, बेसिकली दिस इज सी, और जो मैंने u लिखा हुआ है एंड दिस इज बेसिकली x। तो इफ़ आई सी दिस, तो मैं ये सब्स्टिट्यूशंस करूँ, आई विल राइट दिस सब्स्टिट्यूशंस। तो ये क्या बनेगा, माइनस एल टू प्लस एल, बिकॉज आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इन थीटा नाउ, तो लेट मी, मुझे ये लिमिट्स भी चेंज करनी है, बट लेट्स सी। तो ये इंटीग्रेशन हमने करनी कैसे है, तो सबसे पहले जो हम इसको u को रिप्लेस कर रहे हैं वो a tan थीटा है। सो इन आवर केस दिस विल ट्रांसलेट टू x इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा x इज इक्वल टू z tan थीटा। तो यहाँ पे x है, मुझे z tan थीटा लिखना है, तो x की जगह आई विल राइट z tan थीटा, z टेंजेंट थीटा, और dx की जगह ये लिखना है a z secant स्क्वायर थीटा d थीटा। तो आई विल राइट z secant स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये मैंने सब्स्टिट्यूशंस यूज़ किए हैं एंड आई विल गो डाउन नाउ, और नीचे आप लिखोगे बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट इक्वल है एक सेकंड थीटा के, लेकिन उसके पावर ऊपर पावर 3 है, तो आई विल राइट z सेकंड थीटा और इसकी पावर जो होगी 3 होगी, ठीक है जी। सो नाउ लेट्स डू सम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो ये z स्क्वायर हो जाएगा एंड टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा, और उसके अलावा अगर हम देखें मेरे पास और क्या है, सेकंड स्क्वायर थीटा है, सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे हमारे पास जी क्यूब है और सेकंड क्यूब ऑफ थीटा है, ऑलराइट। सो इफ वी सी सेकंड स्क्वायर नीचे सेकंड क्यूब है, तो इट विल सिंप्लीफाई टू जी स्क्वायर नीचे जी है, तो 1 ओवर जी, लेट मी राइट इट अगेन, 1 ओवर जी, और इंटीग्रेशन है इसके अलावा सेकंड स्क्वायर नीचे 1 ओवर सेकंड थीटा रह जाएगा, और ये साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा और डी थीटा, एंड वी नो दैट कोसाइन थीटा सेकंड से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दीज आर 1 ओवर सेकंड इज कॉस थीटा के इक्वल है, तो कॉस से कैंसिल हो जाएगा, एंड द इंटीग्रेशन इज नाउ सिंपली 1 ओवर जी which is constant. I will take it out, integration of sin theta d theta, और sin theta की जो इंटीग्रेशन है वो सिंपली कोसाइन थीटा की इक्वल, सो माइनस 1 ओवर जी sin थीटा की इंटीग्रेशन कोसाइन थीटा की इक्वल है, एंड we know what is cosine theta. Here cosine theta is z over x square plus z square, तो cosine theta ये माइनस 1 ओवर z, cosine theta जो है वो z over
एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर स्क्वायर रूट है। तो ये जी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन का आंसर आएगा -1/x square plus z square square root. So this is the answer of that integration, -1/x square plus z square. तो इसका इस इंटीग्रेशन का जो आंसर आता है वो -1/x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर स्क्वायर रूट है। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, एंड देन यू विल पुट द लिमिट्स and you will see this integral vanishes. Only this integration survives, और हमें इससे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लाइन की वजह से ओनली इन दिस डायरेक्शन, तो ये वैनिश हो जाएगा। and only if you will integrate this factor, then you will get the answer. So this is how you will solve for a line of charge. Okay, read this question, try to solve by yourself. If not, then we will proceed. Okay, so here is this situation. So we have 2 point charges of equal mass m, और चार्ज भी सेम है, और उनको हमने सस्पेंड किया हुआ है कॉमन पॉइंट से, और उस जो थ्रेड है उसकी लेंथ एल है, मास उसका निगलेबल है। हमने शो ये करना है जो उसका चार्ज है वो इसके इक्वल है, and this alpha is the angle. So basically what is the situation? The situation is following. So we have a sport, और उसके साथ we have 2 threads, जिसके ऊपर हमने, let me maybe plot it like this, और इसके एंड पे हमने कुछ एक चार्ज है, जिस पे चार्ज पॉइंट चार्ज है Q. Remember this is a point charge, or similarly we have one more thread of same length L. So दोनों की लेंथ सेम है L, और इस पे भी सेम चार्ज हमने हैंग किया हुआ है, इस पे भी चार्ज Q है, और what else, and the midpoint is following. So and let's call this distance r between the two charges. So this total distance is r, ये distance r है, and the angle they are making with this line, and let's call that angle alpha. दोनों अल्फा बना रहे हैं, and अब because there is some mass of this charge, तो इसकी वजह से इस पे tension create होगी, and the direction of this tension force is in this direction T. Similarly इस rope में भी due to the mass of charges एक tension create होगी, let's call that tension T. So ये situation है, ठीक है, T की direction इस तरफ है, and if I choose my axis, let's call this x axis, और जो vertical axis हैं let's call those z or y axis, it's up to us, but let's call that z axis. Okay, तो जो कंडीशन हमें गिवन है, शो दैट एट इक्विलिब्रियम का मतलब जो है इस पे द सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0. तो अगर हम देखें कि इस चार्ज पे कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, सो वी विल फाइंड आउट, ये डिस्टेंस आर है, इस पे तो एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिसकी डायरेक्शन ये डाउनवर्ड है, जो फोर्सेस यहाँ पे हैं वही यहाँ पे होंगी, तो एक तो ग्रेविटी है जिसकी फोर्स डाउनवर्ड है, और दूसरी इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रही है, राइट, बिकॉज दे हैव सेम चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी वो रिपल्सिव होगी, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रही है वो इस डायरेक्शन में, सो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, और इस पे तीसरी जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो ये टेंशन है,
राइट। अब इस टेंशन जो ये जो टेंशन है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये, ठीक। अब इफ आई ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर, तो इस फोर्स के मैं कंपोनेंट्स बना सकता हूँ। तो एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा और एक ये वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा, ये वाला, ठीक। तो अब ये इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। तो ये अब इस बॉडी पे देर आर बेसिकली थ्री फोर्सेस। ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये टेंशन है। और टेंशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है एफ ई, इसकी डायरेक्शन माइनस में है, इसके ऑपोजिट और इक्वल बिकॉज दे आर इन इक्विलिब्रियम। तो सम इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो एंड सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो इन दिस केस, ठीक है जी। तो हॉरिजॉन्टल में दो फोर्सेस है, तो ये जीरो कैसे होंगी कि इक्वल और ऑपोजिट हो? तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, तो ये इक्वल फोर्स इस पे अप्लाई हो रही होगी, ये t, because this is in this direction, so I will write इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट फोर्स अप्लाई हो रही है वो है t कोसाइन, और लेट्स कॉल बिकॉज दिस इज मेकिंग एन एंगल अल्फा। तो इसमें हम इस फोर्स का जो कंपोनेंट बनेंगे ये, बिकॉज दिस इज एन एंगल अल्फा, ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, ये बेस बनेगी। सो दिस इज कोसाइन और ये साइन होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोसाइन होगा, वर्टिकल साइन होगा। अब वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं? सो एक डाउनवर्ड फोर्स है mg, and for at equilibrium condition it should be equal to this upward force, ये जो पिंक फोर्स है, it will be equal to t sin alpha. Have I made any mistake? Yes, I do. Yes, I did. So let me draw the free diagram again. तो फिर हम इसको देखते हैं कि मैंने क्या मिस्टेक किया। Here is the free diagram. इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, एफ ई। इस पे जो इसकी मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है। तो इट्स बेटर टू ड्रॉ फ्री डायग्राम लाइक दिस सो दैट हम मिस्टेक ना करें। तो इस पे जो टेंशन है, टेंशन फोर्स, वो इस डायरेक्शन में है। अब इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये एक्सिस है, दूसरा वर्टिकल एक्सिस ये है, ठीक। तो इसके कंपोनेंट बनाते हैं। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल 90 डिग्रीज बनेगा, राइट। और ये जो वेक्टर इस वर्टिकल लाइन के साथ z एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है। सो दिस इज माय z एक्सिस एंड हियर इज माय x एक्सिस। तो z और ये पिंक लाइन का जो एंगल है वो अल्फा है, तो अल्फा यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये t है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है t का, बिकॉज दिस इज नाउ बेस, ये होगा t कोसाइन अल्फा, एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज, और ये रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट है तो ये होगा साइन अल्फा, t साइन अल्फा। ओके, तो इस t के दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। सो दीज आर टू कंपोनेंट्स। तो अब मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऑपोजिट जो कंपोनेंट वी कैन सी वो है t साइन अल्फा, बिकॉज ये जो मैंने कंपोनेंट्स बनाए ये दो,
ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है जी। ये इक्वल और ऑपोजिट होंगे, तो एफ इज इक्वल टू टी साइन अल्फा, इलेक्ट्रिक फोर्स के जो ऑपोजिट है। अच्छा, अब जो अब वर्टिकल कंपोनेंट है, एक तो ये और दूसरा ये फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस, तो एम जी इज इक्वल टू टी कॉज अल्फा। ओके, अब मैं इन दोनों की रेशो ले लेता हूँ। आई विल टेक दिस रेशो ऑफ 1 and 2 बिकॉज मुझे चार्ज फाइंड करना है, तो एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी, टी टी से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कोसाइन अल्फा। एंड वी नो फ्रॉम आवर नॉलेज के एफ ई किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, चार्ज ओवर जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, विच इज आर स्क्वायर। सो दिस इज एफ ई, और इसके साथ जो डिवाइड हो रहा है एफ ई ओवर एम जी, वो 1/mg। ओके, सो आई विल यूज नाउ दिस टू दिस इक्वालिटी। ठीक, किया क्या है मैंने एफ ई की वैल्यू पुट की है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर स्क्वायर, और उसको एम जी से डिवाइड कर दिया है। आई नीड क्यू, मुझे क्यू चाहिए ना यहाँ पे, ठीक। तो इन ऑर्डर टू फाइंड दैट व्हाट आई विल डू कि मुझे ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले चार्ज क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर को सेपरेट करना पड़ेगा, राइट। इन ऑर्डर टू डू दैट, उससे पहले ये कर लेते हैं कि आर देख लेते हैं, व्हाट इज दिस आर, ये आर क्या है। तो मैं करूँगा ये कि आर की वैल्यू पुट करूँगा, क्यू को सेपरेट करूँगा, तो यू विल सी कि ये इक्वेशन आ जाएगी। तो पहले मुझे आर चाहिए। सो इफ़ यू सी दिस राइट एंगल ट्राइंगल जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, let me highlight this right angle triangle, this black one। तो इसमें ये जो डिस्टेंस बनेगा ये वाला, ये r/2 होगा, ठीक है। तो now how can I find this r? So I can find basically this r, let me do by solving। मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? सो ये जो मैंने हाईलाइट की थी ट्राइंगल, मैं दोबारा बना लेता हूँ ऐसे यहाँ पे, ताकि आई शुडंट मेक अ मिस्टेक अगेन। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल जो मैंने वो हाईलाइट की थी वो यहाँ पे बना लेते हैं। एंड फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल आई सी दिस इज लेंथ एल, ठीक है। ऑलराइट, व्हाट एल्स डू आई हैव, और ये एंगल मेरे पास इन माय नोट्स, आई नीड टू चेक। So this is the angle alpha, ये 90 डिग्री है, तो मुझे बेसिकली ये चाहिए। So which trigonometric, from which trigonometry identity I can find? So this is r/2. So I can write from right angle triangle rules, r/2 is equal to L sin alpha, ठीक है। बिकॉज इसमें जो साइन थे, साइन अल्फा जो होगा, ये साइन अल्फा वो इक्वल होगा r/2 ओवर एल के, राइट। बिकॉज दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस, और ये दिस इज द बेस,
ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में यू कैन राइट साइन अल्फा जो कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल है। तो r/2 इज इक्वल टू l साइन अल्फा एंड टोटल r, ये r/2 है तो टोटल डिस्टेंस जो r होगा वो होगा, total distance r will be equal to 2 times l sin alpha। ये टोटल डिस्टेंस r है। ओके, नाउ आई पुट दिस r हियर, तो ये मैं पुट करता हूँ। इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l साइन अल्फा, और उसका स्क्वायर भी लेना है मैंने, तो दिस इज होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/mg, और लेफ्ट साइड पे साइन अल्फा ओवर कोसाइन अल्फा, साइन अल्फा ओवर कोसाइन अल्फा। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यू स्क्वायर सेपरेट करना है, तो क्यू स्क्वायर में सेपरेट करता हूँ। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली टर्म साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कोसाइन अल्फा और मल्टीप्लाई बाय 4 पाई एप्सिलॉन, ये टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, साथ 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, और क्या है, और एम जी है, साथ एम जी आ जाएगी और मल्टीप्लाई बाय एम जी। अब ज़रा मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, तो क्यू स्क्वायर थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। ये इक्वल होगा 4 × 4 16 पाई एप्सिलॉन और फिर एल स्क्वायर 16 पाई एप्सिलॉन एल स्क्वायर आ गया, और एम जी भी आना है, तो आई विल राइट एम जी एल स्क्वायर लिख लेते हैं, पहले एम जी लिख लेते हैं, एम जी एल स्क्वायर, और क्या टर्म आएगी, और ये साइन स्क्वायर अल्फा और ये टेंजेंट अल्फा आएगा, तो साथ साइन स्क्वायर अल्फा और टेंजेंट अल्फा आएगा। Okay, so this is what we need to prove, right? Sine square alpha, tangent alpha, 16 pi. So we have showed this. So this is the proof. हमें चार्ज इसके इक्वल निकालना था तो निकाल लिया। अब स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करनी है। स्मॉल एंगल क्या है, अगर आपको याद हो कि साइन एक्स की टेलर सीरीज़ वो x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x5 ओवर 5 फैक्टोरियल, और इफ़ x इज़ वेरी वेरी स्मॉल तो हम ये कर सकते हैं कि ये वाली टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं, तो साइन x अप्रॉक्सीमेटली बिकम्स इक्वल टू x, राइट। सिमिलरली जो टेंजेंट है, टेंजेंट x वो इक्वल होता है साइन x ओवर कोसाइन x। अगर मैं स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लूँगा तो ऊपर अभी हमने देखा कि x बचेगा, नीचे क्या बचेगा। अब कोसाइन की सीरीज़ जब ओपन करते हैं तो वो 1 से ओपन होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, और स्मॉल एंगल में हम हायर ऑर्डर टर्म निगलेक्ट कर देंगे, तो टेंजेंट एक्स भी एक्स के इक्वल होगी, ठीक। तो फॉर स्मॉल एंगल साइन एक्स एक्स के इक्वल हो जाता है और टेंजेंट एक्स भी एक्स के इक्वल हो जाएगी। तो स्मॉल एंगल from the small angle approximation, if alpha is very small, we can write 16 pi epsilon mg l square
और अल्फ़ा क्यूब, और अल्फ़ा फाइंड करना है तो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 पाई एप्सिलॉन mg l स्क्वायर, और इस केस में I will take 1 by root 3. So this is the answer. ठीक है जी, अल्फा इसके इक्वल होगा, आई थिंक इट इज़ गिवन राइट, क्यू स्क्वायर 16 पाई एप्सिलॉन एम जी एल स्क्वायर 1 by 3. So this is the answer. Okay, so there are a couple of more questions. Pause the video and try solving this. I hope so. This is not a difficult one. ये easy है थोड़ा सा question. So maybe in this question I will not write the whole solution, but just to sketch out the solution. Condition ये है, situation ये है कि find the electric field. किस केस में a z distance above the center of a circular loop. तो ये condition है, हमारे पास एक circular loop है यानी ring है. Let me draw a proper ring. ओके, दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू. और इसका जो रेडियस आर है, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन मैं ये कहता हूँ कि इसका रेडियस आर है, कैपिटल आर, राइट. सो आई लेबल्स द रेडियस बाय कैपिटल आर. जो फिक्स है, लूप सर्कुलर है तो इसका रेडियस फिक्स है. एट अ जी डिस्टेंस अबव, तो अगर मैं जी एक्सिस ऊपर ड्रॉ करूँ, सो समवेयर हियर मे बी, so this is z distance, और हम एक पॉइंट p लेते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, राइट. तो दिस इज द पॉइंट p where we want to find the electric field. अब अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, और एक चीज़ जो और गिवन है वो है लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा विच इज़ इक्वल टू dq by dl. So this is the line charge density, and according to Coulomb's law, electric field जो है वो 1/4 pi epsilon इंटीग्रेशन ऑफ dq की जगह मैं lambda dl लिख रहा हूँ, तो lambda dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, डिस्टेंस और r मैग्नीट्यूड. सो दिस इज, सो व्हाट इज़ r डिस्टेंस. हम ये करते हैं कि एक चार्ज एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, राइट. अब इस चार्ज की वजह से जो दिस इज द डिस्टेंस r एट पॉइंट p, और जो एंगल है लेट्स कॉल दिस एंगल अल्फा. ये जो एंगल बनता है अल्फा है और ये 90 डिग्री है. तो r इक्वल होगा, r इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर स्क्वायर रूट. सो दिस इज r, और r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होगा. ओके, अब मुझे जो व्हाट आई नीड फर्दर इज, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री इन दिस प्रॉब्लम, ये डिस्क है, तो हमने जो दो चार्जेस की वजह से इनिशियली जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी, वी न्यू व्हेन वी सॉल्व दिस, तो हमें पता चला था कि इसके जो ऑपोजिट यहाँ पे ये जो चार्ज है, जब हम लाइन पे कंसिडर कर रहे थे, इफ़ आई गो बैक टू दैट क्वेश्चन एंड वी सॉ कि इसमें कोसाइन वाली टर्म सिर्फ सर्वाइव करती है. यू सी दिस, इसमें जब हम फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ जो फील्ड का वो कंपोनेंट जो अलोंग जी डायरेक्शन है वो सरवाइव करता है, जो कोसाइन के साथ आता है. सो बाय यूजिंग दिस आर्गूमेंट, इसमें भी वही सिमेट्री है. इस चार्ज के ऑपोजिट एक चार्ज होगा जो हॉरिजॉन्टल फील्ड को कैंसिल करेगा, एंड दी
net directional field will be only in this z डायरेक्शन, राइट, यही फील्ड होगी, x में नहीं होगी। और ये कौन सा कंपोनेंट है, ये कोसाइन कंपोनेंट है। सो वी विल राइट कोसाइन अल्फा। सो कोसाइन अल्फा क्यों आया, द रीज़न इज सिमेट्री यूज़ करते हुए वी नो दैट इस चार्ज के ऑपोजिट एक चार्ज होगा, और जो इस पॉइंट पे जो फील्ड क्रिएट करेगा उस इसका एक्स कंपोनेंट और इस चार्ज का एक्स कंपोनेंट ये कैंसिल हो जाएंगे, और सिर्फ वाई कंपोनेंट सर्वाइव करेंगे, और वो वाई कंपोनेंट कोसाइन के साथ आता है। तो जो फील्ड की डायरेक्शन होगी इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ जी, ठीक है। तो ये हमने सिमेट्री का आर्गुमेंट यूज़ किया है। सो नाउ आई नीड कोसाइन अल्फा। व्हाट इज कोसाइन अल्फा? सो कोसाइन, इफ आई राइट कोसाइन अल्फा देन आई विल इंटीग्रेट और आंसर आ जाएगा। फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल, ये बेस है, इफ दिस इज द बेस then cosine is equal to z over r, z divided by r is r square plus z square square root, so this is cosine। तो अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन लैम्डा, कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले जाते हैं, ओके। और भी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो उसको मैं बाहर ही लिख लेता हूँ। तो कोसाइन अल्फा जी है, जी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये कोसाइन अल्फा आ गया। उसके बाद 1/r स्क्वायर है। व्हाट इज 1/r स्क्वायर? 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है, r स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इस r भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो इसलिए मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया, और इंटीग्रेशन में सिर्फ dl आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सी में होगी। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा जी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये 1/2 है, ये 1 है, तो ये 3/2 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 3/2। अब जो इंटीग्रेशन में करूँगा, आई विल इंटीग्रेट, दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ओवर दिस होल रिंग, राइट। यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करूँगा, तो मैं जो लेंथ होगी वो मेरी 0 से लेके टोटल 2πr होगी। तो जो मैं इंटीग्रेट करूँगा वो बेसिकली 0 से 2πr होगा, ठीक है। और तो इसका आंसर आएगा 2πr इस इंटीग्रेशन का, तो आई विल राइट 2πr, r कैपिटल लिखना चाहिए मुझे, टू पाई आर, और जो फील्ड की डायरेक्शन है जी में। सो दिस इज द आंसर। Finally, we have one more question to solve and then we will end the tutorial. And this is slightly challenging in a way कि इसकी geometry थोड़ी सी होगी challenging. And this question will actually show you कि जब problem में symmetry हो, जो हम क्लास में डिस्कस करते रहे हैं, then it's better to use Gauss's law than the Coulomb's law, and this problem will demonstrate that. Please read this problem, try to solve by yourself, और फिर हम इसका solution देखते हैं। Okay, so we have a spherical surface जिसका radius r है।
और इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा है। तो हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट अ जी डिस्टेंस अबव। सो इस केस में जो इम्पोर्टेंट होगी वो ज्योमेट्री होगी, तो वो मैं ट्राई करता हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ड्रॉ इट केयरफुली। तो इट विल मे बी टेक सम टाइम बट लेट्स डू इट एनीवे। तो ये डायरेक्शन मैं ज्योमेट्री में वाई लेता हूँ। दिस इज माई एक्स डायरेक्शन, सो द एक्स वाई, और ये अपवर्ड डायरेक्शन है, तो दिस इज द। अब मेरे पास एक सफियर है एंड दैट सफियर इज a 3D object lying in this space. So this is a sphere. अब इस sphere में हम एक पैच लेते हैं चार्ज का। हमने क्या करना ये है कि एट सम पॉइंट P जो यहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और इस sphere दिस इज सम पॉइंट P, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, जी पे है वो पॉइंट, ठीक है। और इसके लिए करेंगे ये कि एक चार्ज एलिमेंट ले लेते हैं जिस पे चार्ज डी क्यू है। सो दिस इज द चार्ज एलिमेंट, इसकी सरफेस पे चार्ज है, तो जिसका डिस्टेंस, इस चार्ज एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर इज कैपिटल आर, ठीक है। और क्या हमें इसमें देखना है, हमें ये है कि ये जो रेडियस है वो जो z एक्सिस के साथ हम जो एंगल बना रहे हैं दैट एंगल इज थीटा, ओके। और व्हाट एल्स इज कि जब हम इस रेडियस की प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में लेते हैं, सो दिस इज एक्स वाई प्लेन, राइट। ये जो एक्स वाई प्लेन है इस पे जो प्रोजेक्शन ले रहे हैं, दैट प्रोजेक्शन आई विल शो विथ ग्रीन कलर। तो ये जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में, उसका जो सेंटर से वेक्टर है ये ग्रीन वेक्टर है इस प्रोजेक्शन का, और वो जो ग्रीन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो फाई है। सो दिस इज द सिचुएशन। अगर जब हमने इस सफ़ियर की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन होती है, लेट मी राइट इट अबव, मे बी लेट मी राइट इट हियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रल ऑफ, एंड वी नो दैट सरफेस चार्ज है, तो इस केस में जो सिग्मा होगा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू इस पे जो चार्ज है डी क्यू डिवाइडेड बाय द सरफेस डी ए, राइट। सो डी क्यू को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा टाइम्स डी ए, और जो नीचे आएगा वेक्टर चार्ज का डिस्टेंस एट टू द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द फील्ड, यूनिट वेक्टर आएगा। सो दिस इज द कूलम्ब लॉ। सो ये जो आर वेक्टर है वो क्या है, वो ये चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस है। सो ये जो डिस्टेंस है दिस इज आर, लेट मी राइट इट केयरफुली, ठीक है। और जो वर्टिकल डिस्टेंस है पॉइंट पी का, अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट होगी समझने के लिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। तो मुझे इसको थोड़ा सा छोटा लिखना है ताकि मैं वो एक्सप्लेन कर सकूं। लेट मी कॉल दिस एंगल थीटा। द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच मे बी कंफ्यूजिंग, तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट से जी एक्सिस पे, राइट। सो दिस इज द परपेंडिकुलर आई ड्रॉ, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक।
ऑलराइट, अब ये जो आर वेक्टर है ये जी एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल साई बना रहा है। तो आर वेक्टर, जो आर वेक्टर क्या है, इसकी सरफेस से लेके जी पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो आर है और वो एंगल फाई बना रहा है, राइट। तो अब क्वेश्चन ये है और रिमेंबर जो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस वो जी है, ठीक। तो अब क्वेश्चन ये है कि आर वेक्टर को जी और आर की फॉर्म में कैसे लिखें। ये जो आर वेक्टर है, मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, ये ग्रीन वाली लाइन आर है, ब्लैक वाला वेक्टर कैपिटल आर है और ये जो टोटल ये डिस्टेंस जी है। अब नाउ दिस इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, एंड दिस एंगल इज थीटा। अब आर वेक्टर को कैन वी राइट आर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ z and r, and remember this is not a right angle triangle. The answer is yes, using law of cosines. Law of cosine says जिस 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 लेंथ को आपने फाइंड करना है आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ other two lengths here, which is r square plus z square। लेकिन ये लेंथ वी नीड, बिकॉज दिस इज, इफ इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल तो ये होता, बट दिस इज़ नॉट द केस, बल्कि ये लेंथ स्मॉल है, ये आर लेंथ स्मॉल है, देन वी नीड टू सब्ट्रैक्ट समथिंग एंड दैट समथिंग इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोसाइंस। डायमेंशंस करेक्ट करने के लिए आर और इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए जी, और साथ हम एंगल ले लेते हैं जो उस लेंथ के ऑपोजिट एंगल होगा, कोसाइन थीटा। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कोसाइंस वी कैन राइट आर इन दिस फॉर्म। ओके, ये तो आर हमने फाइंड कर लिया। अब जो सरफेस एलिमेंट है, बिकॉज वी नीड टू डू इंटीग्रेशन, तो जो डी ए है सरफेस एलिमेंट वो होगा आर स्क्वायर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हम चूज करेंगे इंटीग्रेशन के लिए, साइन थीटा डी थीटा और डी फाई करेंगे। लेट मी राइट में भी डी थीटा और साथ ग्रीन में हम डी फाई। सो दिस इज द एरिया एलिमेंट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मुझे जो रिप्लेस करनी है इक्वेशंस वो ये हैं। मेन इक्वेशन में आर स्क्वायर डी ए और सिग्मा तो कांस्टेंट है, एंड व्हाट एल्स आई नीड टू डू। अब वंस अगेन फ्रॉम द आर्गूमेंट ऑफ रिंग, जो हम रिंग का आर्गूमेंट और टू चार्जेस के केस में हमने देखा था कि वी कैन सी दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कौन सा सरवाइव करता है, विच इज़ इन दिस जी डायरेक्शन, राइट। और टू चार्जेस के केस में भी अगर आप देखें, लाइन के केस में भी सिमेट्री को यूज़ करते हुए जी डायरेक्शन में सरवाइव करता है। तो इसमें कौन सा कंपोनेंट कोसाइन सरवाइव किया, राइट, टू चार्जेस के केस में देखें। और रिंग के केस में भी अगर ये सिचुएशन है तो जो जी कंपोनेंट सरवाइव करता है वो कोसाइन है। तो सिमिलरली यूजिंग द आर्गूमेंट ऑफ सिमेट्री हम ये देख सकते हैं क्लियरली कि इन चार्जेस की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अलोंग जी डायरेक्शन होगी। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन इजी। तो अब ये जो फील्ड कॉज करेगा, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे ना, एक हॉरिजॉन्टल इस तरफ और एक वर्टिकल इजी। तो इसमें सिर्फ ये कंपोनेंट सरवाइव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वी कैन राइट इन दिस वे। तो मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर लिखने के बजाय इनफैक्ट मैं इधर ही रिप्लेस कर देता हूँ,
आई विल राइट के इसका सिर्फ कोसाइन कंपोनेंट इस जो फील्ड की डायरेक्शन होगी फर्स्ट ऑफ ऑल जी डायरेक्शन में होगी, और ये जो पैच है इसका कौन सा कंपोनेंट सरवाइव कर रहा है जिसके साथ कोसाइन आएगा, और जो एंगल अब ये जो आर वेक्टर जी पे जो एंगल क्रिएट कर रहा है वो साय है। अब मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ। अगर इफ़ यू आर कंफ्यूज यू कैन आस्क क्वेश्चंस वाया ईमेल। तो मैंने रेड बनाया हुआ है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में बना के दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ, और ये ब्लैक है। सो दिस वेक्टर इज आर, ये 90 डिग्री है एंड दिस इज द रेफरेंस एंगल साई, और ये जी है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप देखो कि आर वेक्टर है इसका कौन सा कंपोनेंट ये ब्लैक लाइन पे आ रहा है, तो ये बेस बन रही है ना, ये तो ये कोसाइन है राइट, ये आर का कोसाइन कंपोनेंट जी के अलोंग है, तो दैट्स वाई ये जी के अलोंग है, और रेफरेंस एंगल इसमें साई है, तो आई विल राइट साई हियर। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो व्हाट इज कोसाइन साई देन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू राइट कोसाइन साई, कोसाइन व्हाट इज कोसाइन साई। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो कोसाइन साई इसको मैं जी प्राइम बोलूँगा बिकॉज ये टोटल लेंथ जी नहीं है, तो अभी मैं जी प्राइम बताता हूँ। तो कोसाइन साई किसके इक्वल होगा, cosine psi will be equal to from this right angle triangle z prime divided by r, ठीक है। एंड व्हाट इज z प्राइम, अब टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक z है, ठीक है, और मैं z प्राइम यहाँ तक लेंथ बोल रहा हूँ, ये z प्राइम है, दिस इज z प्राइम। इज देयर अ वे टू फाइंड z प्राइम, टोटल लेंथ z है, यहाँ से लेके ओरिजिन तक जो लेंथ है वो z है, और ये लेंथ z प्राइम है, तो इज देयर अ वे टू फाइंड z प्राइम, यस। तो टोटल लेंथ z है, लेकिन टोटल में से हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है। कौन सा पार्ट, ये जो मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ, आर थीटा राइट, तो ये वाला पार्ट मुझे किसी तरह सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आर का कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला, इफ़ यू सी ये आर का कोसाइन कंपोनेंट है, कैसे पता चलेगा, तो ये मैंने राइट एंगल, ये जो ट्राइंगल है ना वो यहाँ पे बनी हुई है, नहीं यहाँ पे नहीं बनी हुई, मैं बना देता हूँ। तो ये वाली ट्राइंगल बनाते हैं, तो दिस इज आर, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और यहाँ पे मैं वर्टिकल को पिंक के साथ बना लेता हूँ, सो दिस इज पिंक। ओके, तो ये एंगल 90 है और ये एंगल थीटा है, तो ये आर का आप यू कैन गैस कौन सा कंपोनेंट है, तो ये आर कोसाइन थीटा है राइट, बिकॉज ये बेस है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आर कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड, जो कि ये लिखी हुई है। आर मैग्नीट्यूड क्या है, आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस आर जी cosine of theta. Okay, finally we are done. So we have all what we wanted. अब हमने करना ये है कि इन सब को इस इक्वेशन में रिप्लेस करना है, and then we will integrate. I'm not going to do the integration.
You can use partial fraction in this case to do the integration, or you can also use Mathematica, but this is not a difficult integral to solve. तो इसमें सिग्मा कांस्टेंट है, तो मैं सिग्मा को बाहर लिख लेता हूँ यहाँ पे, एंड देन द इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रल होगा, बिकॉज इस पे हम इंटीग्रेशन 5 पे भी करेंगे 0 से 2 पाई तक, और थीटा पे भी करेंगे, और थीटा जो होगा 0 से पाई होगा। ठीक है जी। ओके, और डी ए क्या किसके इक्वल है? डी ए इक्वल है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा टी फाई, ये हो गया डी ए। उसके बाद कोसाइन साई है, ठीक, कोसाइन साई जी माइनस आर कोसाइन थीटा, और इसको हम डिवाइड करेंगे आर स्क्वायर के साथ, तो आर स्क्वायर ये लिखा हुआ है, आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस आर जी कोसाइन थीटा, और वन यू कैन सी कि डी फाई की इंटीग्रेशन सिंपल है, बिकॉज डी फाई इज ओनली गिव्स यू 2 पाई, तो मैं ये 2 पाई तो लिख लेता हूँ डी फाई की इंटीग्रेशन से, और सिग्मा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन। तो अब सिंगल इंटीग्रेशन बच जाएगी, थीटा 0 to pi, and one thing I missed कि ये यहाँ पे कोसाइन साई में यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, ठीक, तो इट मीन्स यहाँ पे 3/2 आएगा, बिकॉज आर स्क्वायर वाली टर्म से ये आ रहा है, कोसाइन स्क्वायर से ये आ रहा है, तो 1 + 1/2 3/2। तो अब ये रिमेनिंग इंटीग्रल यू कैन सॉल्व यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और सब्स्टिट्यूशन, और पहले आप सब्स्टिट्यूट करोगे और फिर पार्शियल फ्रैक्शन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और यू कैन ऑफ कोर्स यूज मैथमेटिका एज वेल। तो इसमें सिर्फ चेंज क्या होगा कि डी फाई नहीं होगा, अब जो इंटीग्रेशन है वो डी थीटा पे है। ओके, यहाँ पे जो आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हो वो ये है कि u = कोसाइन थीटा, और du इक्वल होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। Alright, so this is it. This is all, I think. If you have any question regarding this, please do let me know.